नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में तकरीबन 5 से 6 हजार बसों को लगाया गया है। यही नहीं, इस दौरान 550 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी ना हो। महाकुंभ 2025 के पीक दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जिनके आने जाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज मेला क्षेत्र में आज से इन बसों का संचालन शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे की ओर से भी कुंभ के दौरान अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। कुंभ में आने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से घोषणा की गई है कि जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकट खरीदना जरूरी होगा। वहीं महाकुंभ 2025 शुरू होने से पहले ही कुंभ नगरी में साधु संतों और तमाम अखाड़ों का पहुंचना शुरू हो गया है। प्रयागराज कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों के लिए मेला प्रशासन को 4000 नाव की जरूरत है, जबकि उपलब्ध नाव की संख्या मात्र 1455 है। ऐसे में मेला प्रशासन को तकरीबन 2500 और नाव की दरकार है। इस वजह से अब अचानक नाव की डिमांड बढ़ गई है और निषादों की बस्ती में युद्ध स्तर पर नाव बनाने का काम शुरू हो गया है। कुंभ मेले में अरैल मोहल्ले की निषाद बस्ती में इन दिनों हर दूसरे घर में नाव के निर्माण का काम चल रहा है। वैसे कुंभ के शुरू होने में महज चंद दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में हर कोई समय से नाव की आपूर्ति में जुटा है, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसकी सप्लाई आसान नहीं है। दरअसल नाव का निर्माण इस निषाद बस्ती की आय का बड़ा साधन होता है और इतनी बड़ी संख्या में नाव का ऑर्डर उन्हें पहले कभी नहीं मिला। केवट समाज के लिए नाव का निर्माण और मेले में उनका संचालन बड़ा अवसर साबित हो रहा है। लिहाजा कुंभ मेला हजारों परिवारों के लिए खुशियां लेकर आया है। कुंभ के चलते लोगों को रोजगार मिला है, जिससे अब लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नाविक और केवट समाज के लिए तो कुंभ मेला किसी वरदान से कम नहीं। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यानी महाकुंभ मेला में भारतीय वायुसेना भी प्रशासन की मदद करते हुए नजर आएगी। भारतीय वायुसेना ने प्रयागराज में होने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस दौरान भारतीय वायुसेना रसद और परिचालन में मदद करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा मानवीय सहायता और आपदा के दौरान भी इंडियन एयरफोर्स मदद करेगी। इन प्रयासों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के इस विशाल आयोजन में मदद करना है। गौर करने वाली बात यह है कि इस महाकुंभ के दौरान दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, रायपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, जबलपुर, चंडीगढ़ व देहरादून, बिलासपुर, पुणे, भोपाल, नागपुर, चेन्नई, इंदौर, गोवा, अमृतसर, पटना, जम्मू, अयोध्या, गोरखपुर से हर दिन उड़ान का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन दिनों पहाड़ों पर जारी बर्फबारी और घने कोहरे के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुहाल हो गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार समेत अन्य कुछ राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। IMD के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान ने 27 दिसंबर और 28 दिसंबर के लिए मौसम संबंधी अपडेट जारी किया है, जिसमें देश भर के कई इलाकों में ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान है। शीतलहर और ओलावृष्टि के कारण तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के कोटा, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और बीकानेर के कई क्षेत्रों में आज 26 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भी भारी बर्फबारी के कारण हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुनि रत्न पर बुधवार को बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान अज्ञात लोगों ने अंडे फेंके, जिससे बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि मुनि रत्न राज्य की राजधानी के पश्चिमी हिस्से में स्थित लक्ष्मी देवी नगर इलाके के लगलेरे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस घटना के बाद भाजपा ने अपने विधायक पर अंडे फेंकने का कांग्रेस पर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री पर कथित तौर से उस समय हमला किया गया जब वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वापस लौट रहे थे। ये घटना कैमरे में कैद हो गई है, जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसी बीच पुलिस ने अंडे फेंकने की घटना के सिलसिले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि जमानत पर रिहा होने के बाद मुनि रत्न का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। उन्हें एक महिला से बलात्कार और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी ने एक बार फिर राहुल गांधी को झटका दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद महाविकास आघाड़ी खासकर कांग्रेस पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रही थी। इसी दौरान सोलापुर जिले के मालसीराज विधानसभा सीट के मारकावाड़ी गांव में बैलेट से चुनाव कराने की मुहिम छेड़ी गई। इस सीट से एनसीपी शरद गुट के नेता उत्तम राव जाकर को जीत मिली थी। बावजूद इसके जाकर का यह कहना था कि उनके गांव में गड़बड़ी हुई और उनको जितने वोट मिलने चाहिए उतने वोट नहीं मिले। इस कारण ग्रामीणों ने बैलेट पेपर से फिर से मतदान कराने की घोषणा की। हालांकि प्रशासन ने बाद में ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। चुनावी नतीजे के बाद महाविकास आघाड़ी के प्रमुख दल शिवसेना उद्धव गुट ने भी ईवीएम पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन इसी बीच एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कह दिया कि उनके हिसाब से ईवीएम को ब्लेम करना गलत है। बारामती से सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया के इस बयान से महाराष्ट्र में विपक्ष की आवाज कमजोर पड़ गई है और उन्होंने कहा कि जब तक उनके पास ईवीएम से छेड़छाड़ के कोई पुख्ता सबूत नहीं आ जाते तब तक वो ऐसा नहीं कह सकती। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की हर जगह चांदी ही चांदी नजर आ रही है। एक तरफ जहां बीजेपी को चुनाव दर चुनाव जीत मिलती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनके खाते में जमकर धन की वर्षा हो रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी को एक और खुशखबरी मिली है। दरअसल बीजेपी को चंदा देने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। डोनेशन के मामले में कोई उसके आगे पीछे दूर दूर तक नहीं है। बीजेपी को साल 2023-24 में व्यक्तियों, ट्रस्टों और कॉर्पोरेट घरानों से चंदे के रूप में कुल करीब 2244 करोड़ रुपए मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि साल 2022-23 में मिले चंदे से ये 3 गुना से अधिक है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को साल 2023-24 में इसी तरह से 288.90 करोड़ रुपए डोनेशन के रूप में मिले हैं, जबकि पिछले साल उन्हें 79.9 करोड़ रुपए मिले थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध साल 2023-24 की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 723.60 करोड़ रुपए चंदा मिला, जबकि इसी ट्रस्ट ने कांग्रेस पार्टी को 156.40 करोड़ रुपए दिए। सीधे शब्दों में कहें तो 2023-24 में बीजेपी को मिले चंदे का लगभग 1/3 और कांग्रेस को मिले चंदे का आधे से ज्यादा हिस्सा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया। राजस्थान के कोटा शहर में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। दरअसल देवेंद्र संदल नाम के एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी रिटायरमेंट पार्टी के दौरान ही उनकी पत्नी दीपिका की तबीयत अचानक बिगड़ी और उनकी मौत हो गई, जिसने इस खुशी को पल भर में मातम में बदल दिया। देवेंद्र ने अपनी पत्नी दीपिका के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 3 साल पहले ही वीआरएस के लिए आवेदन किया था। दीपिका हार्ट पेशेंट थी और उनका इलाज चल रहा था। देवेंद्र ने बताया कि उनकी नौकरी के कारण वो अपनी पत्नी को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे। वहीं उनके रिटायरमेंट पार्टी का आयोजन उनके ऑफिस में ही किया गया था, जहां सभी साथी उन्हें बधाई देने के लिए आए थे। इस खुशी के मौके पर दीपिका भी उपस्थित थी, जो अपने पति की रिटायरमेंट समारोह का हिस्सा बनना चाहती थी। जैसे ही देवेंद्र को माला पहनाया जाने लगा, वैसे ही दीपिका को अचानक चक्कर आया और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इस दौरान लोग सेलिब्रेशन की तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो खुशी का पल कितनी जल्दी मातम में बदल जाएगा। दीपिका को तुरंत कोटा हार्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत हार्ट फेल होने के चलते हुई है। बिहार के भागलपुर से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने बेटे को फोन किया और उससे पूछा कि क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ना। इसके तत्काल बाद पिता ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। यह घटना भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित चौधरी टोला वार्ड नंबर 13 की है, जहां के रहने वाले 54 वर्षीय व्यापारी दिनेश केजरीवाल का शव उन्हीं की दुकान के पीछे गोदाम में रस्सी से झूलता पाया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केजरीवाल के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक दिनेश ने पहले पत्नी पिंकी से उसका हाल पूछा और बेटे केशव से बात की। इसके बाद उन्होंने अपने गोदाम में लगे लोहे के एंगल से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे खुद को लटका लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। दरअसल दिनेश प्लास्टिक की रस्सी से जिस जगह यानी गोदाम में झूला था, वहां चारों ओर कुरकुरे और बिस्किट के बड़े बड़े कार्टून पड़े थे, लेकिन सब के सब अपनी जगह सुरक्षित थे। ऐसे में कार्टून के सहारे मृतक ने कैसे फांसी लगाई, पुलिस के लिए यह जांच का विषय है। प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस शुरू किया, तो अदालत ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने धन शोधन की परिभाषा तय करते हुए ईडी से कहा कि गलत तरीके से पैसे कमाना मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में नहीं आता। इसके साथ ही अदालत ने ईडी की ओर से दर्ज कोयला घोटाला मामले में आधुनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी और उसके 2 निदेशकों के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अपराध से धन अर्जित करने या अनुचित लाभ की आशंका को धन शोधन नहीं कहा जा सकता। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने
23 दिसंबर के अपने आदेश में आधुनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशकों महेश कुमार अग्रवाल और निर्मल कुमार अग्रवाल को ओडिशा में न्यू पात्रा पारा कोयला ब्लॉक से संबंधित मामले में राहत प्रदान की। न्यायाधीश ने कहा कि अपराध की आय अर्जित करने या अनुचित लाभ की आशंका करने के प्रयास को धन शोधन के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इन दिनों एएसआई की टीम डेरा डाले हुए है। इसी कड़ी में चंदौली के लक्ष्मणगंज स्थित बावड़ी कुआं के सर्वे के लिए एएसआई की टीम बुधवार की सुबह 10 बजे के आसपास मौके पर पहुंची। इस टीम में कुल 10 सदस्य थे। अटकलें इस बात की लगाई जा रही थी कि बावड़ी के अंदर कुछ नायाब चीजें मिल सकती हैं। एएसआई की टीम बाहर के निरीक्षण के बाद टीम बावड़ी की पहली मंजिल पर पहुंची, जहां स्ट्रक्चर की फोटो और वीडियोग्राफी की। उसके बाद पैमाइश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां के सैंपल इकट्ठा किए गए। बताया जा रहा है कि एएसआई की टीम करीब 3 घंटे बावड़ी पर मौजूद रही। 5वें दिन खुदाई में बावड़ी की ऊपरी मंजिल अब साफ तौर से दिखाई देने लगी है। वहीं लाल रंग के पत्थर का फर्श भी दिखने लगा है। इसके अलावा सीढ़ियों से सटकर दोनों तरफ नक्काशीदार 6 गेट बनाए गए हैं, जिसमें से 5 गेट सादा हैं और इसके पीछे कमरे नुमा गलियारा भी है। हालांकि अभी भी पहले तल से मिट्टी हटाने का काम जारी है। दरअसल बीते 17 दिसंबर को मोहल्ला लक्ष्मणगंज में 150 साल पुराना खंडहर नुमा बाके बिहारी मंदिर मिला था। बिहार में सियासी फिजा बदलने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के बयान से राजनीतिक उथल-पुथल मच गई है। बताया जा रहा है कि राजद के एमएलए भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है। वहीं विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होते हैं तो वे उनका स्वागत करेंगे। ये बयान बिहार की राजनीति में नए सिरे से चर्चा का केंद्र बन गया है। इससे पहले सोशल मीडिया पर यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार और एनडीए के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वैसे राजनीति में कोई भी चीज मुमकिन हो सकती है और इसे राजद विधायक भाई वीरेंद्र के हालिया बयान ने साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई हमेशा के लिए दोस्त और दुश्मन नहीं होता। राजनीति परिस्थिति का खेल है। हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला हो जाए। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों लोग अपने पैसों की वापसी के इंतजार में हैं। 18 जुलाई 2023 को सरकार ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया था। इसका उद्देश्य सहारा की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को उनके पैसे लौटाना है। हालांकि निवेशकों को अब तक संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाए हैं। संसद में इस मुद्दे पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी वर्तमान स्थिति स्पष्ट की है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में 25,781.37 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराने का निर्देश दिया था। सूत्रों के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक सेबी को 15,775.50 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन निवेशकों के पूरे पैसे लौटाने का काम अभी भी अधूरा है। मुंबई के कोस्टल रोड पर एक लैम्बोर्गिनी कार में आग लगने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये आलीशान कार धू-धू करके चल रही है। सूत्रों के अनुसार ये घटना रात करीब 10:20 के आसपास की है। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। दमकल विभाग के अनुसार मौके पर दमकल की एक गाड़ी तत्काल पहुंची और करीब 45 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं बिजनेस टाइकून और रेमंड के चेयरमैन गौतम सिंह घानिया ने इस जलती हुई लैम्बोर्गिनी का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया। वीडियो में नारंगी रंग की गुजरात नंबर की कार आग की लपटों में घिरी नजर आ रही है। सिंघानिया ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैंने देखा कि मुंबई के कोस्टल रोड पर एक लैम्बोर्गिनी आग की लपटों में घिरी हुई थी। इस तरह की घटनाएं लैम्बोर्गिनी की विश्वसनीयता और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर गंभीर सवाल उठाती हैं। प्राइस और रेपुटेशन में कोई समझौता न करने वाले इसकी क्वालिटी पर ध्यान आखिर क्यों नहीं देते। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण इलाके में 12-13 साल की बच्ची का अपहरण कर उसका रेप किया गया और फिर हत्या कर उसका शव फेंक दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड से लोगों में रोष व्याप्त है और लगातार दोषियों के बदलापुर केस की तरह एनकाउंटर या फांसी की मांग उठ रही है। मुंबई से सटे ठाणे के कल्याण में नाबालिग के अपहरण, रेप और हत्या की सनसनीखेज वारदात से लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस दौरान बुधवार यानी 25 दिसंबर को इलाके में पूरे दिन तनाव रहा और पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। स्थानीय लोगों ने विरोध मार्च निकाला। वहीं दूसरी तरफ मृतक बच्ची के अंतिम संस्कार का लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक दोषियों को फांसी के फंदे पर न लटका दिया जाता है या फिर बदलापुर की भांति उनका भी एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता, तब तक वे मृतक बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बॉलीवुड के अभिनेता वरुण धवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म बेबी जॉन सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म क्रिसमस के मौके पर पर्दे पर आई है। वहीं मेकर्स को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन वरुण धवन की फिल्म अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल के आगे फीकी पड़ रही है। दरअसल वरुण धवन की मास एक्शन एंटरटेनर बेबी जॉन फिल्म 2024 की आखिरी बड़ी बॉलीवुड रिलीज है। इस फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान कैमियो की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षक से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। वहीं बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट नंबर के साथ इस फिल्म ने
अच्छी शुरुआत की है। क्रिसमस की छुट्टियों के कारण बेबी जॉन की ओपनिंग को फायदा पहुंचा है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 और मुफासा जैसी फिल्मों की वजह से ये थोड़ी प्रभावित रही। एक मास मूवी और हॉलिडे रिलीज के कारण बेबी जॉन से बहुत अधिक ओपनिंग की उम्मीद थी, जो नहीं हुई। फिर भी फिल्म डबल डिजिट में बिजनेस करने में कामयाब रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक एटली की निर्मित फिल्म बेबी जॉन ने 12.50 करोड़ रुपए की कमाई की है। वही फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी 24% से अधिक रही। इसके अलावा अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 अपने तीसरे हफ्ते में भी बेबी जॉन को कड़ी टक्कर दे रही है। पुष्पा 2 ने 19.75 करोड़ का कलेक्शन किया है। पुष्पा 2 ने हिंदी में 15 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। कुल मिलाकर वरुण धवन की फिल्म की शुरुआत काफी धीमी रही है और पुष्पा के सामने प्रभाव छोड़ने में नाकामयाब रही है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पहले जहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, तो अभी वहां रहने वाले दूसरे अल्पसंख्यक समूहों के साथ भी हिंसा शुरू हो चुकी है। इस बार इस्लामिक कट्टरपंथियों ने क्रिसमस के दिन ईसाइयों के तकरीबन 17 घरों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना को बंदरबंद जिले के लामा क्षेत्र में अंजाम दिया गया। यह हमला 25 दिसंबर की सुबह हुआ, जब गांव के लोग क्रिसमस मनाने के लिए पड़ोसी गांव में प्रार्थना के लिए गए थे। दरअसल यह हमला ईसाई समुदाय पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक टोंगजिरी क्षेत्र के न्यू बेटाचरा पारा गांव के लोग चर्च न होने के कारण दूसरी जगह फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। तभी उनके पीठ पीछे उपद्रवियों ने गांव में हमला कर दिया और 17 घरों को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। इस हमले में 15 लाख टका से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा के बीच बांग्लादेशी हिंदुओं के एक ग्रुप ने वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। शंकराचार्य ने बांग्लादेशी हिंदुओं के ग्रुप को आश्वासन दिया है कि वो सरकार के सामने उनकी चिंताओं को उठाएंगे। दरअसल शंकराचार्य से मुलाकात करने 12 बांग्लादेशी हिंदुओं का एक समूह एक साथ पहुंचा था। इस समूह ने शंकराचार्य से धर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने समूह से कहा कि वे सरकार को पत्र लिखकर इस मामले पर कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को केवल उनकी आस्था के कारण सताया जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आए दिन कट्टरपंथियों के हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के हाथ होने का आरोप लगाया था, तो इसे उन्होंने कनाडा की संप्रभुता को चुनौती देने के रूप में देखा था। इस दौरान ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में चुनाव जीतने के बाद से लगातार कनाडा की संप्रभुता को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, जबकि ट्रूडो एक चुप हजार चुप की तर्ज पर खामोश है। बुधवार को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस की बधाई देते हुए जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के नागरिकों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन कनाडा यदि अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो टैक्स में 60% से ज्यादा की कटौती हो सकती है और यहाँ व्यापार भी तत्काल दोगुना हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा सैन्य सुरक्षा मजबूत होगा। कनाडा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कनाडा के कॉलेज मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में शामिल हो सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने यह संदेह व्यक्त करते हुए कई विस्फोटक खुलासे किए हैं। ईडी के मुताबिक कनाडा के 262 कॉलेजों पर भारतीयों की तस्करी कराने के नेटवर्क में शामिल होने का संदेह है। भारतीयों से प्रति व्यक्ति 60 लाख रुपए तक वसूला जाता है और उन्हें यूएस बॉर्डर पार कराया जाता है। 4 भारतीयों की मौत के मामले की जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं। ये जांच 19 जनवरी 2022 को कनाडा में 4 सदस्यीय भारतीय परिवार की मौत से जुड़ी है। गुजरात के डिंगुचा गांव का रहने वाला ये परिवार देश में अत्यधिक ठंड के मौसम की वजह से मर गया, जबकि चारों अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।